बच्चों, कैसे हो तुम लोग? पढ़ाई चल रही है तुम लोग की? तो लेकिन देखो, एक चीज मेरे को हमेशा डाउट होता है कि तुम्हारी पढ़ाई सचमुच में चल रही है अच्छी कि नहीं चल रही है। क्योंकि तुम लोग किसी नए चीज के लिए उतावले तो हो जाते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का लाइफ में क्या होता है कि चीजों को शुरू करना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, चीजों को कंटिन्यू करना, और जो चीज तुम्हारे पास आ रही है उसको ढंग से इस्तेमाल करना। तो बस मान लो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, पहले हम लोग ऑनलाइन किए, लेकिन अब क्या है, चीजों को अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार चीजों को, जब अब एक बार मैं भी यही अपने लाइफ में यही करता हूँ कि अगर मैं नहीं करता तो नहीं करता। अगर कोई चीज शुरू कर दिया आपने तो उसके ऊपर अब उसी के साथ जीना और मरना है। तो अभी क्या करना है ना, अभी इस टाइम को यूज करो, जितना ज्यादा मौका मिले पढ़ाई करनी है। नहीं सुनना न्यूज में क्या आ रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये सब सुनने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो चीज अभी इस दुनिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है या बिहार में हो रहा है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ना कोई इसके बारे में अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कैसे चीजें ठीक होंगी। तो क्या फायदा इन चीजों को डिस्कशन करके। तो मेरा ये मैं अपने आप को भी समझाता हूँ और आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में हर आदमी के लिए ये चीज नहीं थी, तो मैं भी सोचता था कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बात यही है, धीरे धीरे एक बात मेरे को समझ में आई कि किसी के भी पास इसका सही आंसर नहीं है कि क्या होगा। तो सबसे अच्छा क्या है फिर? सबसे अच्छा फिर वही है जो हमारे बस में है, वो हम काम कर सकते हैं। जैसे मेरे बस में है कि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तुम्हारे बस में है कि वीडियो को देखो और पढ़ाई करो, बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, वो सबके लिए होगा। तो इसलिए पूरा मेहनत से काम करना है, बीच में रुक नहीं जाना है कि थोड़ा चलो जोश आया फिर ठंडा गया, ऐसा नहीं करना है दोस्त। काम करना अच्छे से, समझ गए ना? और हम सीरियसली करना है। मान लो कॉलेजन पढ़ रहे हो तो सारे वीडियोस को देखना ध्यान से, उसको फिर नोटबुक में राइट डाउन करना, उसके हिसाब से प्रॉब्लम करना है। जैसे हमने लगभग थ्योरी कंप्लीट कर ली है इलास्टिक कॉलिजन की, आज ऑब्लिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे, इसके और इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। फिर कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, ये नहीं कि 2 वीडियो में जैसे तैसे डाल दिया, हर चीज आपको डिटेल में बताई जा रही है। चाहे वो जेईई एडवांस की बात करो, जेईई मेन की बात करो, नीट की बात करो, हर लेवल के क्वेश्चंस और थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग फिर अब पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन बस याद रखना है कि मोटिवेटेड रखना है। किसी भी विपत्ति में, जब कोई भी तूफान आता है, बाढ़ आता है, कुछ भी होता है, तो जब सब कुछ खत्म नहीं होता है, बहुत कुछ बचता है। और जो आदमी उसमें बचता है वो लाइफ में कोशिश करे कि उस विपत्ति को मौका में कन्वर्ट कर दे। जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, ये मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सच्चाई भी है कि कभी भी आपके ऊपर कोई आफत आती है, कोई विपत्ति आती है, तो कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आदमी को चाहिए कि अपने आप को और स्ट्रांग करके उससे बाहर निकलना और उन चीज़ों का फायदा उठाना। तो तुमको अभी सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा क्या किस चीज़ का है? तो वो है टाइम का। इसके अलावा और बेनिफिट किसी आदमी के पास कुछ भी नहीं हो रहा। टाइम हर आदमी के पास बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप इसको बर्बाद कर दीजिए, या तो इस टाइम का फायदा अपने चीजों को सुधारने में लगाइए। जो आपकी कमियां हैं, जो आप सीखना चाहते थे, पहले आप सोचते थे कि अगर टाइम मिले तो मैं ये करूंगा, तो उन सब चीजों का वक्त आ गया है। और अभी आप मन से पढ़िए और सोचिए कि आपके अंदर और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल याद करो कि हम लोग V1 और V2 का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, वो दोनों फॉर्मूला, एक डिफिकल्ट फॉर्मूला था, बड़ा फॉर्मूला था, उस पर मैंने 3 एग्जाम्पल भी दिया था। तो मुझे लगता है ऑनेस्टली तुम लोग उसके ऊपर ट्राई किए होगे और करना चाहिए। नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, ट्राई करना चाहिए तुमको उन तीनों के ऊपर। तो आज मैं सबसे पहले तुमको वो फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो क्या था फॉर्मूला दोस्तों, मेरे साथ रिवाइज करो। तो सबसे पहले मान लो मेरे को अगर V1 लिखना है, तो मैंने क्या बोला था, V1 मतलब m1 का वेलोसिटी चाहिए, तो m1 माइनस m2 लिख देंगे और फिर इसको u1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे।
फिर क्या करेंगे 2, फिर दूसरे वाला मास और दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से v2, अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो ऑटोमेटिकली जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दो, जहां जहां 1 है वहां वहां 2। जैसे यहाँ देखो करेंगे m2 माइनस m1, नीचे में तो कोई फेरबदल अपने को करना नहीं है, तो m1 इंटू m2 ही रहेगा। यहाँ हमने कर दिया u2, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इसको बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है। साथ ही साथ मैंने बताया भी था आपको साइन के साथ हर चीज का ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव किए थे और इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आज यहां से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। देखो बच्चों, तो आज हम लोग पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कल जो लास्ट स्पेशल कंडीशन पढ़े थे उसके ऊपर है ये, ठीक है। एक बार पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ देता हूं। प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg collides elastically with another body of mass 8 kg। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेस्ट में। After collision, kinetic energy of 8 kg is found 80 जूल। टकराने के बाद 8 kg की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 80 जूल पाई जाती है। What was the initial kinetic energy of 2 kg? तो ये फ्रैक्शन ट्रांसफर वाला है। तो एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। 5 मिनट का समय दो, खुद से ट्राई करो। चलो ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया आपने? चलो देखो, अब मैं बनाता हूं। आई होप कि आपने पॉज करके जरूर ट्राई किया होगा। ये नहीं कि अब मैं सीधा वीडियो देखते रहो। जब मैं बोलूं पॉज करके ट्राई करो तो आपको पॉज करके ट्राई करना है और फिर वीडियो को आगे देखना है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों देखो, ये आपका रहा 2 kg जो कि मूव कर रहा होगा। लेट अस एज्यूम ये है आपका 8 kg। अब ये 2 kg वाला जाके इसको टकराया, अब ये रेस्ट में था, तो ये आपका काम कर रहा है प्रोजेक्टाइल का और ये काम कर रहा है टारगेट का। कल मैंने बताया था आपको, टारगेट का मतलब है रेस्ट में और प्रोजेक्टाइल का मतलब जो चल रहा होता है। अब ये जाके इससे टकराया, तो निश्चित तौर पे इस छोटे वाले ने बड़े वाले को कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी होगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी तो इस भाई को मिल गया होगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80 जूल। तो पूछ रहा है कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मतलब छोटा वाला काइनेटिक एनर्जी लेके आया, उसने उसका कुछ हिस्सा बड़े वाले को दे दिया। बड़े वाले को कितना दिया ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पूछ रहा छोटे वाले के पास कितना आखिर था इनिशियली। आपको कुछ नहीं करना है। कल एक फॉर्मूला जो बताया गया उसका डायरेक्ट यूज कर देना, ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है। क्या यूज बताया गया था, तो फ्रैक्शन ऑफ के ट्रांसफर्ड। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ, तो वो होगा कितना, तो फॉर्मूला याद करो 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हमने बताया था कि जो पार्ट इसको मिला, तो इसको कितना मिला, तो इसको मिला कितना 80 जूल। जो इसको मिला उसी से मिला, और डिवाइडेड बाय, याद करो फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था, जो इसको मिला और डिवाइडेड बाय जो ये लेके आ रहा है, डिवाइडेड बाय के आई इक्वल्स टू 4, m1 है 2, m2 है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 64/100। ठीक है बच्चों, अब यहां से सीधी सी बात हो गई कि इनिशियल जो आपका हो गया कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 64। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 को से 5 टाइम्स में, 16 से 4 टाइम्स में, तो 4 से ये फिर 25, 5 इंटू 25, ये आप सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा 125 जूल। तो आई होप कि तुम में से कई लोगों ने सही बनाया होगा, और जो नहीं बनाए वो सोचो कि क्यों नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं चीजों को, वो ध्यान देना कि वो कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ लिया हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, यानी इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। अब आप क्लासिफिकेशन में जाके देखो, दैट इज कॉलिजन का वीडियो नंबर 2 में, तो आप याद करोगे कि इलास्टिक कॉलिजन को हमने 2 भाग में बांटा था। इलास्टिक कॉलिजन का एक हिस्सा था कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ते आ रहे थे, और उसका एक दूसरा हिस्सा है जो आज बोर्ड पे आपको हेडिंग लिखा गया है, और ये है आपका ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन, या यूं कह लो कॉलिजन इन प्लेन, या यूं बोल लो कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो कहोगे सर इसमें क्या होगी, तो ये सारी बातें आपको बता दी जा चुकी हैं पहले ही। जब मैं कॉलिजन का पूरा इंट्रो आपको दे रहा था, तो उस समय हमने आपको बताया था कि ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है कि लाइन ऑफ मोशन, बच्चों हर चीज को कॉपी पे लिख के याद रखना है। लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट, कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उन सब चीजों को लगातार रिवाइज करते रहेंगे। तो अब देखो यहां क्या होगा, इलास्टिक है, वर्ड्स पे जाओ, इलास्टिक है और ऑब्लिक है। तो इलास्टिक है तो 2-3 चीजें तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो किसी भी कॉलिजन में आपको लगाना है। दूसरी बात, इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद कंजर्व करवानी है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। पहली बात कि इलास्टिक लिखने के साथ ये समझ में अपने को आ गया कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व रखना है। दूसरी बात, मोमेंटम तो खैर हमेशा ही कंजर्व होता है किसी भी कॉलिजन में। अब ये रहा मामला ऑब्लिक का। ऑब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि हेड ऑन में क्या होता था कि दोनों बॉडी पहले सेम एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होता था, टक्कर होने के बाद भी भले वो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट जाए, लेकिन जो लाइन ऑफ मोशन था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही चलना है। फिर से सुनो मेरी बात, हेड ऑन कॉलिजन में क्या था, टकराने से पहले भी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा था, टकराने के बाद भी वो सेम एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। लेकिन यहां नहीं होगा ऐसा। अगर मान लो दोनों सेम एक्सिस के लॉन्ग यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल भी रहा हो, टकराने के बाद वो अलग अलग प्लेन में जाएंगे। ऐसा कहां देखते हो, ऐसा तुम खुद सोचो कि किसी फुटबॉल को अगर तुम किक करते हो ठीक उसके मिडल में, तो तुम देखते होगे कि स्ट्रेट जाता है, और जब उसको किसी कॉर्नर पे किक करते हो तो वो तुमसे कुछ एंगल बना के जाता है। ऐसा ही कैरम बोर्ड में भी होता है, किसी आपने अगर उसको आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया और वो साइड में जाके लगा तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैं बोर्ड पे भी दिखाता हूं, देखो मान लो ये बॉडी है m1, अब ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u1, ये दूसरी बॉडी है m2, ये भी मूव कर रहा है। अब तुम खुद गौर करके देखो दोस्तों, बच्चों यहां पे थोड़ा ध्यान दो कि ये जो m2 है ये u2 वेलोसिटी से ज्यादा है। ये रहा इसका लाइन ऑफ मोशन, बच्चों ये इसका लाइन ऑफ मोशन, और ये रहा इसका लाइन ऑफ मोशन। अब तुम देखो इन दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है, तो यहां पहली बात समझ में आनी चाहिए कि जब ये टक्कर होगा तो ये हेड ऑन तो हो नहीं सकता है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं। फिर क्या होगा, सपोज m1 इज मूविंग फास्टर, तो ये इसके करीब आता चला जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, दिस इज द सिचुएशन वेयर m1 ऐसे होगा एंड दिस इज m2। नाउ यू कैन सी
कि ये दोनों इस तरीके से टच में आएंगे। और याद करो, थोड़ा दिमाग में जोर डालोगे, अपने मेमोरी पे जोर डालो दोस्तों, तो तुम्हें याद आएगा कि दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब तुम खुद देख सकते हो कि लाइन ऑफ मोशन जो है वो ऐसे था और लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसे है। यानी लाइन ऑफ मोशन पे लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल, लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल कुछ एंगल बना रहा है। तो जब ऐसे कॉर्नर पे जाके टकराएगा तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि ये दोनों अब अपने लाइन ऑफ मोशन को मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि वो सर्टेन एंगल के साथ, लेट अस एज्यूम कि कुछ हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों अब उस एक्सिस के लॉन्ग चलने के बजाय, मान लो ये m1 v1 वेलोसिटी से ऐसे चला गया और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से ऐसे चला गया। क्या ध्यान दो, पहली बात, इन दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं था, मतलब इनके बीच में इंपैक्ट पैरामीटर था। सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। कृपया प्रीवियस वीडियो को लगातार देखते रहें, कॉपी में लिख लें। वीडियो बार बार क्या देखना, कॉपी में लिख लेना है और उसके हिसाब से रिवीजन करना है। तो जब ये टक्कर हुई तो देख सकते हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम लाइन नहीं है। तो टकराने के बाद ये दोनों इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ना कि सेम लाइन के लॉन्ग चलेंगे। तो ये जो डिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, तो एक बात तो तुम समझ सकते हो कि इस डिफ्लेक्शन की वजह से अब ये एक लाइन के बजाय एक प्लेन में चल रहा है। दैट्स व्हाई ऑब्लिक कॉलिजन को हम लोग कह सकते हैं कॉलिजन इन प्लेन। इसको हम लोग कॉलिजन इन प्लेन भी बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, अब इसमें क्या क्या होगा। मान लो m1 v1 वेलोसिटी से गया और ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से θ1 एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। वो तो अलग अलग कंडीशन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। और मान लो ये θ2 बना रहा है, तो इस तरीके से ये डाइवर्ट होके चले गए। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रह सकता है। हेड ऑन में जैसे याद करो, u1 और u2 दिया हुआ रहता था और सिर्फ v1 और v2 पूछा जाता था। अब यहाँ पे क्या हो गई बात, यहाँ पे u1 u2 तो है ही, v1 v2 के अलावा दो और आ गया पैरामीटर, एक है θ1 एक है θ2। तो अब इनके बारे में भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं अब एक काम करता हूं कि इसमें आपको ये लिख के दिखाता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन हम लोग लिखना सीख जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम में प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी करेंगे। अब देखो बच्चों, इक्वेशन कौन कौन सा लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अब ये एक प्लेन में काम हो रहा है। ओके बच्चों, ये किस में काम हो रहा है, प्लेन में। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि यहाँ पे अब इक्वेशन कौन कौन सा बनेगा, है ना। तो इक्वेशन तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है और देखो मैं कितना आराम से आपको समझा दूंगा। तो पहला तो हम लोग को ऑब्लिक कॉलिजन हो या कोई भी कॉलिजन हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व करवाना है भाई। मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व करवा सकते, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगना नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा भी तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, समझ गए ना। तो कॉलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद मोमेंटम हम किसी भी डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का, माइंड यू, पूरे सिस्टम का कंजर्व करवा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जब यहां बात प्लेन की चल रही है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब यहां पे दिमाग लगाओ, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो यहां पे पहले क्या था ना, सब कुछ सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करवा दे रहे थे। लेकिन अब तुम देख सकते हो कि कॉलिजन से पहले भले ही ये लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे थे, लेकिन कॉलिजन के बाद इनका वेलोसिटी कुछ एंगल पे, और उसका फायदा क्या हमें मिलेगा कि इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा।
और जब इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं तो मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक x के अलोंग होगा और एक y के अलोंग होगा। तो यहां पे जब हम कंजर्वेशन लगाएंगे तो उसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे, कंजर्वेशन अब सिर्फ x एक्सिस के अलोंग नहीं लगेगा, कंजर्वेशन हम लोग x एक्सिस के अलोंग भी लगाएंगे और y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे। ध्यान से सुनो क्या फर्क आया हेड ऑन और इसमें। हेड ऑन में कंजर्वेशन सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग लगता है, यहां कंजर्वेशन को हम लोग दो एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मोमेंटम का कंपोनेंट x में भी है और y में भी है। तो जैसे हमने यहां लिख दिया फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो सबसे पहला इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलोंग x एक्सिस। अब सुनो बच्चों, x एक्सिस के अलोंग क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग इनिशियली ये दोनों ही चल रहे थे, तो इन दोनों का मोमेंटम हो गया बच्चों m1u1 प्लस m2u2। ये टकराने से पहले, टकराने के बाद अब तुम देख सकते हो कि इसने एंगल बनाया θ1, तो जिसके साथ एंगल बनता है हम लोग वेक्टर से जानते हैं, उसके साथ cos होता है और दूसरा ऑटोमेटिकली साइन होता है। तो इस बॉडी का मोमेंटम का एक कंपोनेंट जो होगा, जैसे मोमेंटम हो गया m1v1, लेकिन ये θ1 एंगल की वजह से x के लॉन्ग इसका हो जाएगा आपका m1v1 cos θ1, और इसका भी कंपोनेंट तोड़ोगे दोस्तों तो ये भी x एक्सिस के साथ आपका एंगल बना रहा θ2, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2 cos θ2। मैं यहां थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब जगह नहीं है सही से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये आपका हो गया m2v2 cos θ2। ध्यान दो कि ये हो गया पहला इक्वेशन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, पहले दोनों x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा था, m1u1 इसका मोमेंटम हो गया, m2u2 इसका मोमेंटम हो गया, दिस इज मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और कॉलिजन के बाद इन दोनों के मोमेंटम का एक कंपोनेंट ले लिया हमने, इसका कंपोनेंट हुआ m1v1 cos θ1 और इसका कंपोनेंट हो गया m2v2 cos θ2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, तो इनिशियली देखो अब हम लोग y एक्सिस के लोग, along y एक्सिस, अब हम लोग काम करेंगे किसके लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग। y एक्सिस के लॉन्ग कैसे काम करेंगे दोस्तों, तो इनिशियली देखो इसकी कोई वेलोसिटी y के लॉन्ग नहीं है, इसकी भी कोई वेलोसिटी y के लॉन्ग नहीं है, तो लिखेंगे 0 प्लस 0 इक्वल्स टू। ध्यान दो दोस्तों, कोई पूछेगा 0 0 कैसे हुआ, तो कहना सर ये तो x के लॉन्ग जा रहा है तो y के लॉन्ग से कंपोनेंट 0 टूटेगा और इसका भी 0 टूटेगा, तो 0 प्लस 0। रही बात इसकी, तो इसका तो टूटेगा पॉजिटिव y में, ऊपर की ओर पता है तुम्हें पॉजिटिव y होता है, तो इसका मोमेंटम होगा m1v1 sin θ1, और इसका कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ नेगेटिव y में, तो उसको लिखेंगे माइनस m2v2 sin θ2। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन आ गया, ये आपका x एक्सिस के लॉन्ग लिख लिया करेंगे और ये लिखेंगे y एक्सिस के लॉन्ग। तो सुन लो, मोमेंटम से ही दो इक्वेशन आपको मिल गया। कहोगे सर और भी कुछ मिल सकता है, तो ये तो मिला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, अब हमें एक इक्वेशन और मिलेगा। कहां से मिलेगा, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये कॉलिजन तो आखिर है तो इलास्टिक कॉलिजन ही, और इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होना नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस होना नहीं है तो सीधी सी बात है, चाहे वो हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल के बराबर तो करेंगे ही। तो हम लोग सीधा यहाँ पे एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, KI इक्वल्स टू KF। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो कॉलिजन से पहले दोनों ही बॉडी चल रहे थे, तो
तो m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। अब देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं, ये तो इनिशियल की बात हो गई। रही बात फाइनल की, तो फाइनल में आपको एक ध्यान देना है भाई, फाइनल में क्या है कि फिर कंपोनेंट वगैरह मत तोड़ने में लग जाना। ये तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए हम लोग कंपोनेंट में तोड़ रहे थे। ये काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो आप सीधा लिख दो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये मिल गए हमें 3 इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को हर बार जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग लिखेंगे और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो जो दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को आगे बढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि सर इन तीनों इक्वेशन का करेंगे क्या? तो बाबू ये तब तक तुम्हें पता नहीं चल पाएगा जब तक कि हम लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो अब हम लोग का जो आगे का सेक्शन है वो है इसके ऊपर प्रॉब्लम करने का, तब जाके तुम समझ पाओगे कि इन कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज कैसे कर रहा हूं। तो अब जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा पूरे इलास्टिक के हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों पे, तो आपको एक एक स्टेप पे ध्यान देना है कि सर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी मैं इसके ऊपर तुरंत एक प्रॉब्लम करता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि इसका आखिर मैंने यूज कैसे किया। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम मैं अभी आज ही इसी वीडियो में इसलिए कर रहा हूं ताकि जो चीज मैंने बोर्ड पे अभी कुछ देर पहले लिखा था उसको आप सही से समझ पाओ और उसके एप्लीकेशन को देख पाओ। तो पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार इस प्रॉब्लम को लिख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि ए स्फीयर कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। मतलब एक स्फीयर टकराता है एक दूसरे स्फीयर से जिसका मास क्या है, सेम, और वो दूसरा स्फीयर स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है। तो आपको प्रूव करना है। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, इसके आउटकम कई सारे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, चाहे जेईई एडवांस हो। प्रॉब्लम तो जेईई एडवांस में पूछ सकता है, जेईई मेन में, नीट में कहीं भी पूछ सकता है। तो आप इसके आउटकम को भी याद रखेंगे। तो क्या कर रहा है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जो टकराने के बाद दोनों के बीच का एंगल बनेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है क्या। तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो होना चाहिए वो कितना चाहिए, 90। और कहता है कि आपको कंडीशन क्या दे दिया कि व्हेन कॉलिजन इज आइडियली इलास्टिक, और कॉलिजन को आप इलास्टिक मान के चलो। दूसरी बात है डाइवर्जेंस लिख दिया इसने, इसका मतलब है कि ये ऑब्लिक है। डाइवर्जेंस का मतलब ही हो गया कि ये दोस्तों क्या है, ऑब्लिक। तो मैं इसको अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप एक बार प्रॉब्लम लिख लेना अपने से बच्चों कॉपी में, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हम लोग को, पहले हम लोग इक्वेशन लिखना सीखेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये आपका एक स्फीयर है जिसका मास m है, और मान लो कि ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये रह गया दूसरा स्फीयर जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये भी आइडेंटिकल है, तो इसका भी मास हमने m माना, और ये रेस्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों ये मूव कर रहा है ये रेस्ट में, और तुम देखे होगे कि मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा नीचे बनाया ताकि कॉलिजन ऑब्लिक हो। और ऑब्लिक मेरे को कैसे पता लग गया, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 90 डिग्री का डाइवर्जेंस है। इट मीन्स कि आपका ये जो है ऑब्लिक कॉलिजन का ही एग्जांपल है। ओके बच्चों, तो अब देखते जाओ। ये रेस्ट में टक्कर हो गई दोनों की। टक्कर के बाद क्या हुआ कि ये वाला बॉल मान लो इधर चला गया v1 स्पीड से, और दूसरा वाला जो बॉल है वो दोस्तों इधर चला गया v2 स्पीड से। अब इसने एंगल बनाया θ1 का और इसने बनाया θ का, जैसा कि कुछ देर पहले भी डायग्राम में लिखा। और ये जो दोनों के वेलोसिटीज के बीच का एंगल है, ध्यान से सुन लो, आगे से जब भी प्रॉब्लम आएगा तो इस बात को याद रखना, दोनों के वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है θ1 और θ2,
इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जिसको मेरे को प्रूव करना है कि θ1 और θ2 का जो सम होगा दोस्तों वो 90 डिग्री के बराबर। ये मेरे को भी प्रूव करना है कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो मैं इसको कैसे प्रूव करता हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो याद कीजिए, तो हम लोग जो आगे ले लेते हैं एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेंगे हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम करेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो याद करो दोस्तों मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो कॉलिजन से पहले सिर्फ ये चल रहा है तो हमने लिखा mv0, ये रेस्ट में है तो लिखा 0, और इन दोनों का एक एक कंपोनेंट तोड़ोगे तो m1 v1 cos θ1, इसका भी कंपोनेंट x के लॉन्ग टूटेगा। सॉरी m1 लिखने का जरूरत नहीं है, m ही लिखेंगे, सबका मास तो सेम है। m v2 cos θ, अब देख लो मास सबका सेम, ये तो इसका मोमेंटम 0 क्योंकि ये रेस्ट में, तो सभी m को कैंसिल कर दो। तो v0 इक्वल्स टू हो गया v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ये आ गया दोस्तों एक इक्वेशन। दूसरा, अब अलोंग y एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के लॉन्ग देखो दोनों में इनिशियली कोई नहीं चल रहा था तो 0 ही लिखना होगा, और अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे भी थे, और इसका हो गया m v1 sin θ1, और ये हो जाएगा माइनस m v2 sin θ2। ओके दोस्तों, माइनस क्यों हुआ, तो इसका नेगेटिव y में कंपोनेंट टूटेगा। अब क्या करो, m कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 है कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया v1 sin θ1 प्लस सॉरी माइनस v2 sin θ, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब मैं इधर साफ साफ लिख देता हूं एक बार। तो इक्वेशन 1 क्या आया हमारा, इक्वेशन 1 आया v0 इक्वल्स टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 है, दैट इज v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2। ओके बच्चों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 को स्क्वायर किया तो ये हो गया v0 स्क्वायर, और इधर क्या हो गया दोस्तों v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 प्लस v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे होगा, तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जो कि बहुत आसान है दोस्तों, जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे इसमें v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1, यहाँ आएगा v1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1, उन दोनों को एक साथ लिख लोगे। तो मैं एक स्टेप छोड़ देता हूं ताकि आप करना, मेरे को पता है कि क्या करना है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो v1 को कॉमन लेके हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर। इसी तरीके से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये मैं इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो मैं ये शॉर्टकट कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप सॉल्व करना इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर। पूरे को आप अगर इक्वेशन को एक्सपैंड करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कॉस और साइन वाले को एक साथ कर सकते हैं। ऐसा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो इसमें आ जाएगा 2v1 v2 cos θ1 इंटू cos θ2, इसमें आ जाएगा माइनस 2v2 v1 sin θ इंटू sin θ, तो उसको मैं लिख देता हूँ प्लस 2
V1 V2 कॉमन ले लिया, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा। वो आप करके देखना। ये आ गया हमारा। अब देखो ये जब इक्वेशन आ गया तो ये क्या आया, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 cos A इंटू cos B साइन A इंटू साइन B। तो इसको मैं अब शॉर्ट करके लिखता हूं। तो आप पहले एक बार पूरा सब कुछ लिख लो, मैं कुछ पोर्शन को मिटाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पूरा लिख लो और मैं मिटाऊंगा। तो देखो लिख लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो यहां पे आप क्या निकलते हैं। तो V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अब प्लस 2V1 V2। और दोस्तों ये cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये हो जाएगा cos A प्लस B। जो A और A का रोल प्ले कर रहा है थीटा 1 और B का रोल प्ले कर रहा है थीटा 2। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। चलो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग बात करते हैं, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 3 मिला। अब एक इक्वेशन आप याद करो, ऑब्लिक में और बताया था, वो था इलास्टिक होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। तो वहां से हम लोग देखते हैं एज KI बराबर KF। तो इनिशियली तो दोस्तों सिर्फ एक बॉडी चल रही थी, तो हाफ mV0 स्क्वायर अब प्लस 0, दूसरा तो चल नहीं रहा था। टकराने के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर अब प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहां पे क्या करोगे, दोनों तरफ हाफ m1 नहीं लिखना है, m लिखना है, मास तो सेम है ना बच्चों। हाफ m हाफ m हाफ m कैंसिल हो गया। तो यहां से ये आ गया v0 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में तुम v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर की जगह v0 लिख सकते हो। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, तो 3 and 4 से क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 3 and 4 से लिख सकते हो v0 स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, तो ये हमारा यहां पे आ गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, v0 स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 0। तो फाइनली हमको क्या आ जाएगा, 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। और अगर 2v1 v2 को भी उधर भेज देंगे तो सीधा दोस्तों आ गया cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0। और ये आने का मतलब ये हुआ कि cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 का मतलब ये हो गया, hence proved कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आप ढंग से देख लेना, आप पूरे तरीके से इसको एक्सपैंड भी करना जो मैंने बोला, और बाकी कैलकुलेशंस आपके सामने बोर्ड पे किए गए। तो याद रखो कि ये जो आपका आउटकम है, इसका मतलब है इस आउटकम को भी आप डायरेक्टली याद रखना कि दो आइडेंटिकल बॉल अगर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो उनके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो इसको, इस प्रॉब्लम को आप एक बार राइट डाउन करेंगे, एक बार खुद से भी बनाएंगे, देखेंगे वीडियो को आगे पीछे करके ये कहाँ पे कौन सा स्टेप में सर क्या बोले नहीं बोले, तो ध्यान से आप देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान देना। इस पे हम लोग कल और भी प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉब्लम करेंगे। ये तो आपको बस एक बार मैंने सारा इक्वेशन लिख के दिखाया, और ये टफ प्रॉब्लम है, इजी नहीं है, ये एक लर्निंग प्रॉब्लम है जिसको बार बार देखने से आप कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ओके, तो ठीक है, तो स्टे सेफ और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ओके बच्चों, थैंक यू।